धन्यवाद देना चाहता हूँ बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में रहे मंत्री श्रीकांत जैना जी का। अभी कुछ दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई और उनकी जो चिंता थी वही हमारी कोशिश है कि जो सामाजिक न्याय की लड़ाई किसी ज़माने में मुख्य धारा की राजनीति थी, इधर परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए एक बार फिर जब हम ये कहें क्या न्याय का राज हो और न्याय के राज के साथ साथ अगर सामाजिक न्याय का राज न हो तो बात अधूरी हो जाती है। आदरणीय श्रीकांत जैना जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप में से जितने लोग हैं उनको पूरा उनकी जानकारी है कि किस तरह के राजनीति के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं। मैं जब बाएं लगी तस्वीर को देख रहा था तो ये लगता है कि कितना पुराना राजनीतिक रास्ता रहा है। आज जब मैं इनके आवास में आपसे मिल रहा हूँ, आपसे मिलने से पहले CPI, CPM, RJD, NCP के और समाजवादी पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और उन दलों के वरिष्ठ पदाधिकारी मुझसे मिले। सबकी इच्छा यही है कि इंडिया गठबंधन और जो इंडिया गठबंधन का रास्ता है, जो हमारा पहले दिन संकल्प था, उस संकल्प को और मजबूत किया जाए। और इधर हम देखते हैं कि कभी हम लोग कांग्रेस पार्टी से लड़ते थे कास्ट सेंसस को लेकर के। मुझे याद है वो दिन जब लोकसभा में नेताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और उनके साथ साथ देश के तमाम बड़े बड़े नेता, दक्षिण भारत के और पूरे देश के नेता ये चाहते थे कास्ट सेंसस हो। उस समय जो भी कुछ रहा हो, जिन परिस्थितियों में नहीं हुआ, मुझे खुशी है इस बात की कि आज कांग्रेस पार्टी उस बात को स्वीकार कर रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए और कास्ट सेंसस के बिना सामाजिक न्याय का मिलना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई थी पिछले चुनाव में, मैंने उस समय भी कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ साथ हमारी PDA की रणनीति है और ये PDA की रणनीति जो है पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई, हमारे अल्पसंख्यक भाई, आदि आबादी, इन सबको साथ लेकर के जो पीड़ित है, जो दुखी है, जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, हम उसको साथ लेकर के चलेंगे और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया, उस संविधान को बचाने के लिए, उस संविधान से हमें जो मौलिक अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों को बचाने के लिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक एक फैसला इस बात का ले रही है कि कैसे लोकतंत्र कमज़ोर हो, संविधान कमज़ोर हो, हम यही बात याद दिलाना चाहते हैं कि जिस समय संविधान कमज़ोर होगा, हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम उड़ीसा में श्रीकांत जैना जी और उनके तमाम सहयोगी साथी मिलकर के इस आवाज़ को उठा रहे हैं, जहां हम लोकतंत्र, संविधान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो हमें व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बचाने के लिए, क्योंकि सामाजिक न्याय मिलना, सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक जो गैर बराबरी है उसमें हमारी बराबरी का हक मिले, उस आर्थिक गैर बराबरी में हम गरीबों को भी जोड़ा जाए, हमारे तमाम लोग जो पीछे रह गए वो उनको जोड़ा जाए। इसलिए हालांकि मैं आपसे जब मिल रहा हूँ, अभी 14 तारीख को हमने सब ने मिल कर के, न केवल समाजवादी पार्टी ने बल्कि देश के सभी दलों ने और देश के सभी संगठनों ने बढ़ चढ़ कर के पूरे देश में हिस्सा लिया और जगह जगह कार्यक्रम हुए, जगह जगह गोष्ठियाँ हुई, जगह जगह हमें आपको देखने को मिला कि सब लोग ये संकल्प ले रहे हैं और याद कर रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को
जो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान के निर्माता, जिन्होंने हमें आपको रास्ता दिखाया कि किस तरीके से यही संविधान है जो हमें अधिकार दिलाएगा, और उसी संविधान को लोग कमज़ोर कर रहे हैं। और देखने को तो ये मिला कि जो संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। इसलिए ज़रूरी बनता है कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का संकल्प लें हम, क्योंकि सामाजिक न्याय के राज के बिना हम अपने गरीबों को, हम अपने आदिवासी भाइयों को, हम अपने छूटे हुए लोग जो हैं, जो आज़ादी के बाद जिन्हें हक और सम्मान मिल जाना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा पत्र मैंने लिखा था, हालांकि मैं अभी पत्र नहीं पढ़ सकता हूं, लेकिन मैं अपने साथियों से कहूँगा कि सभी को इसकी कॉपी दे दिया है, जिससे कि हम लोग क्या संदेश देना चाहते हैं वो कम से कम इसके माध्यम से चीज़ें पहुँचें। क्योंकि सामाजिक न्याय और होना उसका आर्थिक गैरबराबरी बनी रहे तो शायद संभव नहीं है। लड़ाई बड़ी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोग जगाने में कामयाब हो गए हैं। यहाँ हमें आज चाय के साथ साथ जो मीठा खाने को मिला है और उसके साथ साथ इन्हें दलों के मिलने का मौका मिला, मुझे उम्मीद और बढ़ गई है कि जब शिखा जिला जैसे लोग साथ आ रहे हैं तो इस लड़ाई को हम सब मिल कर के लड़ेंगे। हालांकि उड़ीसा में कोई मेरा पहली यात्रा नहीं है। सबसे पहले मैं आया था जब नंदन कानन का, जिसमें टाइगर्स की जान चली गई थी, उस जेपीसी का मैं मेंबर था। और उसके बाद ही नेताजी ने फैसला लिया था कि हम लोगों ने राय दी नेताजी को, नेताजी ने फैसला लिया कि लाइन सफारी इटावा में बनेगी, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज इटावा में लाइन सफारी बन गई है। हालांकि यहाँ टाइगर के साथ हादसा हुआ था। एक बार मैं और आया था नेताजी के साथ ही, जब फायरिंग रेंज पर, उस समय नेताजी डिफेंस मिनिस्टर थे, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे कलाम साहब वहाँ पर हेड कर रहे थे डीआरडीओ को, उस समय मुझे जाने का मौका मिला था। उड़ीसा प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़े, क्योंकि पिछड़ों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस तरीके से भेदभाव है हर इंस्टीट्यूशन में। कहने को ये पिछड़ों के साथ देना चाहते हैं, अपने नकली सर्टिफिकेट भी बना के लाए बीजेपी के लोग, लेकिन सच्चाई में उन्हें हक नहीं दे रहे हैं। उड़ीसा में भी शिक्षा में या रोजगार में जो हक उन्हें पिछड़ों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद है हम लोगों के बीच में जाएंगे, जगाएंगे और उनको साथ लाने का काम करेंगे। मैं भेज दूंगा आपको। एक सवाल ये जो मुर्शिदाबाद वायलेंस चल रहा है, उसके बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है, लाखों के पीटीआई का। उसके बाद में ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया कि योगी सबसे बड़े भोगी है। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं ये? कहीं भी कम्युनल टेंशन हो या इस तरह की घटना घटे, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बने कि सबसे पहला संदेश वहाँ के लोगों के लिए हो और उनसे अपील हो कि इस तरह की हिंसा से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हिंसा या इस तरह का झगड़ा कहीं भी समाज में ना धर्म को लेकर के हो, ना जाति को लेकर के हो। जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है, वस्त्र पहनने से योगी हो जाता है। मैंने कई मौक़ों पर कहा, हमारा सबसे बड़ा धार्मिक किताब ग्रंथ गीता है। जहाँ गीता हमें सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, यही संदेश है उसमें, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो सबसे बड़ा योगी है। लेकिन हम लोग तो ये देखते हैं, दुख तो समझना दूर, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि भाषा से ही दुख पहुंचा रहे हैं। कहीं एएनआई वाले तो नहीं थे? एएनआई थे, पीटीआई वाले एएनआई पे देख लें,
और हमारे मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि ज़ीरो पॉवर्टी, ये ज़ीरो पॉवर्टी क्या होता है? और फिर कहते हैं डंडा। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। हमारे यहाँ ज़ीरो को अंडा बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है, तो उनसे और क्या उम्मीद करोगे? आप देश के आंकड़े देखिए। आप अगर हम प्लानिंग कमीशन के आंकड़े देखें या देश के या दुनिया के जो आंकड़े समय समय पर आते हैं, हमारा स्टैंड, हमारा सरकार कहाँ खड़ी है हमारी यूपी की, और हमारे मुख्यमंत्री जी इसी में खुश हैं। अब उनकी जानकारी देखिए आप। हम हर चीज़ में नीचे से 2 या नीचे से 1 पे हैं, तो उन्हें लगता है कहीं से तो हम नंबर 1 हैं, ऊपर से नहीं तो नीचे से नंबर 1 है। इसी से जुड़ा हुआ और यूपी की मैं अपनी बता रहा हूँ, जो मैंने खुद महसूस किया, ये जितने भी झगड़े या दंगा होते हैं इसमें बीजेपी का हाथ होता है। मुझे याद है तालेग्राम, हमारे कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह थी, शांतिपुर से लोग रहते थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक जानवर का मांस एक गरीब से कुछ पैसे दे करके मंदिर में डलवाया। जब उस गरीब ने ये कहा कि मैं मंदिर में नहीं डाल सकता हूँ, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम मंदिर में डालो। बीजेपी का नेता साथ गया और मंदिर में डलवा दिया जानवर का मांस, और उसका परिणाम यह हुआ, जब सुबह हुई तो हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों में झगड़ा हो गया, वो दुकानें जली, वो दंगा हो गया। बाद में वहाँ के पुलिस कप्तान ने जब सच्ची जांच की तो उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए, एनएसए लगा उनमें। ये मैं एक घटना बता रहा हूँ। हमने अपनी आँखों से बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जहाँ बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। वहीं हमारे सामने और चुनौती ये है, क्योंकि हमें कभी बार आप लोगों का भी सहयोग मांगना पड़ता है। आप लोगों पे भी बहुत दबाव रहता है। अब यहाँ तो नहीं होगा दबाव उड़ीसा में, लेकिन यूपी में तो दबाव हमने बहुत देखा है, दिल्ली में। अखिलेश जी, आपके पार्टी के एमएलए ने बोला है कि भारत की देवा देवियों में ज़्यादा पावर नहीं है, इसलिए बहुत अटैक इंडिया में हुआ है। आप भी क्या मानते हैं कि हमारे देवा देवियों में पावर नहीं है? देखिए, मैं व्यक्तिगत आस्था किसकी किस में है उसमें मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूँ। मैंने कल भी कहा और फिर कहता हूँ, धार्मिक बयानबाजी से हमें आपको बचना होगा, और कोई भी बयान हम ऐसा दें जो नुकसानदेह है उससे बचना होगा। क्योंकि जैसे ही हम बयान देंगे जो है नहीं, जो सच्चे नहीं हैं, वो उसका लाभ उठाना चाहते हैं। और हम तो ऐसे हैं कि कहीं ले चलो हम चल देते हैं। और एक बार तो मैंने ये कहा कि अगर हम पेड़ देख लें और पेड़ के नीचे पत्थर देख लें और पत्थर पे लाल झंडा देख लें या कुछ पूजा पाठ देख लें तो हम उसी को भगवान मान लेते हैं। उसमें हम पे केस हो गया। तो बीजेपी का सोचिए, एक तरफ तो वहाँ केस करते हैं, अगर हम ये कहें कि अगर हम पीपल का पेड़ देखें और उसके नीचे पत्थर रखा हो हम उसी को भगवान मान लेते हैं। अगर ये बात मैं कह दूं तो बीजेपी के लोग केस करते हैं मुझ पर। तो ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी के लोग चाहते क्या हैं। अखिलेश जी, ये जो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने एक कमेटी फॉर्मेशन किया है स्टेट ऑटोनॉमी मूवमेंट के ऊपर, आपका क्या ख्याल है कि सेंटर से ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए और नहीं? इसी के साथ हाँ दिए इवन तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने बोला है कि वक्फ का जो ठीक है। मैं जो बात स्टेट मोर ऑटोनॉमी के बारे में, किसी भी स्टेट के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके फेडरल सिस्टम क्रिएट किया है। उस फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लीजिए गवर्नर हैं, मैं अपने स्टेट के उदाहरण देता हूँ, दूसरे स्टेट का तो आपने सुप्रीम कोर्ट तक फॉलो किया होगा। हमारे यहाँ एक गवर्नर थे और वो गवर्नर ये थे जो कि उनकी काम नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी ये काम करने की, लेकिन उसके बावजूद भी जाति के आधार पर मुझ पे आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जाति के आधार पर काम कर रहे हैं और पोस्टिंग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं गवर्नर है हमारी स्टेट में, पोस्टिंग ही जाति के आधार पर हो रही है, लेकिन गवर्नर चुप हैं। तो फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश जिसने प्रधानमंत्री 3 बार बनाने का मौका दिया, जब हम बजट देखते हैं एनएचआई का
तो उत्तर प्रदेश जिसने सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद चुने और सबसे ज़्यादा बीजेपी को मौका दे दिल्ली सरकार बनाने में, लेकिन बजट में भेदभाव हो रहा है। तो कल हम ये कहें कि बजट के लिए हमारे क्यों भेदभाव हो रहा है, तो उस पर लोग आरोप लगा देंगे इसी तरह का। अभी हमारे यहाँ कुंभ हुआ, हमने भी डुबकी लगाई, लेकिन बीजेपी वाले पिछला जो कुंभ हुआ था उसकी डुबकी की तस्वीर नहीं दिखा सकते। हम तो पिछले कुंभ में भी गए थे, उससे पहले वाले में भी थे, हम लोग शामिल थे। नेताजी का है तस्वीर। जो लोग खो गए सब हिंदू श्रद्धालु थे, आज तक सूची नहीं आई है। जो लोग मर गए, जिनकी जान चली गई, वो पता ही नहीं है कहाँ है, नाम ही नहीं है। और सरकार क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। सोचो, जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हों, जाने कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हों, वो हिंदू श्रद्धालुओं की जान जाने पर मदद नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू हैं बताओ? ये खराब हिंदू हुए कि नहीं हुए? तो भारतीय जनता पार्टी से बचो और हमें भी बचाओ। अखिलेश जी, एक सवाल इसी रिलेटेड है कि आपको लगता है सेंटर ने इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टेट्स की पावर को? ये सोचने की बात नहीं है। और हमें तो ये लगता है, मुझे उड़ीसा का नहीं पता, हो सकता है उड़ीसा का इंजन अपने हिसाब से चल रहा हो, स्टेट का इंजन। एक मिनट जाओ, मुझे नहीं पता बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन आप सब जानते ही होंगे। लेकिन यूपी का जो डबल इंजन है, क्योंकि एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, साथ नहीं चल रहे हैं, आमने सामने टक्कर मार रहे हैं। पहले तो हमारे यहाँ इंजन ही टक्कर मार रहे थे, अब देखते हैं डब्बे के डब्बे भी टक्कर मार रहे हैं। अब उड़ीसा का पता नहीं कैसा हो रहा होगा, इंजन कैसे चल रहा होगा। अखिलेश जी, आपको तो पता नहीं है बीजेडी का हालत अभी क्या है। आपका बिल को सपोर्ट, आप तो विरोध कर रहे थे, पर बीजेडी सपोर्ट करने। देखिए, ये बिल्कुल बात साफ है। समाजवादी पार्टी और बहुत सारे सेकुलर फोर्सेस, जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के हम सब दलों ने वक्फ बोर्ड का और जिस तरह का बिल आया उसका विरोध किया है, और हम लोग विरोध करते रहेंगे। वो उनका, क्योंकि अगर उन्होंने किया होगा, उनकी कुछ और पार्टी का डिसीजन रहा होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड पे हमारी पार्टी की राय साफ है कि हम इस बिल के खिलाफ थे, वोट भी किया और भविष्य में भी खिलाफ रहेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब आप इसको, जैसे ममता जी ने बोला कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा आप दावा करेंगे? अरे भाई, तुम्हारे अगर आप पे रसगुल्ले बचे हो तो ला दो। मैं इसलिए कि सरकार हमारी ये बनवा रहे हैं, जब सरकार बन जाए तो आप इनको लेके आइएगा मेरे साथ। मैं अभी रसगुल्ला खिलाना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन योगी जी ना जान जाए कि इन्होंने सरकार बनाने के लिए कह दिया है। लेकिन नेशनल हेराल्ड में मैंने अभी कहा, ये जो ईडी का कानून, ये कांग्रेस ने ही बनाया था। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। और मैं और प्रदेशों का नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जानकारी मिली थी महाराष्ट्र की, कोई भी नेता जो बीजेपी के खिलाफ था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बच नहीं पाया। महाराष्ट्र का कोई भी नेता जो बीजेपी के अगेंस्ट था, वो बच नहीं पाया ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। और जो नेशनल हेराल्ड का इशू है, हमारा मानना, हमारी राय साफ है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये समझ रखता हूँ, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग ख़त्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूँगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही ख़त्म होना चाहिए। जब आपके पास इनकम टैक्स है तो आप जीएसटी दे रहे हो, तो आप इसका मतलब इन विभागों पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। और यूपी में तो देखिए, नोटबंदी के बाद कितना रुपया निकला था। हमारे यहाँ तो आईएएस लोग भी गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं। सुनने में आ रहा है कि मुखर्जी जी क्या रह रहे हैं वो। कहीं ऐसा हो सकता है कि जो इंसेंटिव दे रहे हों वो कमीशन ले रहे हों? जो इंसेंटिव ला रहे हों, आपके यहाँ भी हुआ होगा इन्वेस्टमेंट मीट, तो इन्वेस्टमेंट मीट में जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो इंसेंटिव भूल कर के कमीशन की तरफ जा रहे थे।
जहाँ तक सीमा पुनर्निर्धारण डिलिमिटेशन का बात है, तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर ने आह्वान दिया था, जैसे कि आए थे उड़ीसा में, उनका रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो आपका मतामत समाजवादी पार्टी का क्या है? हम उनके साथ हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन तभी होगा जब देश में सेंसस होगा, और सेंसस जब होगा तो हम जाति जनगणना मांगेंगे। तो सेंसस हो, जाति जनगणना मांगेंगे। पहला कदम जाति जनगणना है, बिना सेंसस के डिलिमिटेशन नहीं हो सकता। और फिर महिला आरक्षण भी होना है। हम डिलिमिटेशन में जो तमिलनाडु की बात है, हम उनके साथ हैं। दक्षिण भारत के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, जो कंसर्न दिखा रहे हैं, जो उनको लगता है कि ऐसा होगा, हम उनके साथ हैं। सर, इंडिया ब्लॉक में कई सारे नेताएं हैं, इंडिया ब्लॉक में कई सारे पार्टीज हैं, तो आप जब उड़ीसा के दौरान पे है, तो आप नवीन पटनायक जी से बात करेंगे कि इंडिया ब्लॉक में आग्रह प्रकाश करें? अभी भगवान के भी दर्शन कर लेने दो। जय जगन्नाथ, भगवान जी के दर्शन करने दो, कुछ आशीर्वाद मिले तो बात और अच्छी बने। और जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, ये पुराना पता कर लें। हम लोगों के खिलाफ जो डिलिमिटेशन हो रही थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे ख़राब हो जाए, उस समय जो सरकार थी वो ये कोशिश कर रही थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे ख़राब हो जाए। तो अगर बीजेपी करेगी उत्तर प्रदेश में डिलिमिटेशन, तो ऐसा करेगी कि अपना कैसे जीत लें। उन्हें जोग्राफिकल आस्पेक्ट नहीं देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट नहीं देखेंगे, कोई ऐसा फार्मूला लाएंगे जो हमें आपको भी नहीं पता होगा। भाई डिलिमिटेशन का फार्मूला क्या होगा, वो ऐसा बीजेपी लाएगी। नहीं, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन जब करोगे तो ऐसा फार्मूला ले आएगी जो हमें आपको नहीं पता होगा। मान लीजिए एक स्टेट था, उसमें डिलिमिटेशन करने में कितना वक्त लगा बताइए आप। एक छोटा सा स्टेट, उसकी आबादी तो कुछ भी नहीं थी। जम्मू कश्मीर की आबादी क्या थी, आप देखिए, डिलिमिटेशन रिपोर्ट पढ़िए आप। डिलिमिटेशन बीजेपी के हिसाब से हो रहा था वहाँ। तो अब यूपी का जब डिलिमिटेशन करेंगे या दक्षिण भारत का करेंगे, जो दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री एक साथ बैठे, उनकी राय, उनका जो सुझाव है वो ठीक है, हम उनके साथ हैं। नवीन पटनायक के ऊपर कितना उम्मीद है आपका? वैसे जब लैपटॉप बांटा था तो उत्तर प्रदेश में पहले लैपटॉप बांटा था, और मुझे इतना अच्छा लगा कि उड़िया भाषा में यूपी में छपा था ऐड उसका। अखिलेश जी, तमिलनाडु और दिल्ली में जैसा इंडिया ब्लॉक का फोकस रहता है, पर उड़ीसा के इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक कहाँ जाता है? इतना फोकस नहीं डालती है। कहाँ पर? उड़ीसा के इलेक्शन। अब उड़ीसा में करेंगे, अब आप हमारा साथ दो। आप तो दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। नहीं, आपके भी प्रचार करेंगे, अब प्रचार करेंगे। हमारा ये साथी है, ये चुनाव लड़ा, हम आए नहीं कोई, लेकिन अगली बार इनके आएंगे। अखिलेश जी, अच्छा हिंदू कौन है? आप खराब हिंदू बोले, अच्छा हिंदू कौन है? हम सब, बीजेपी आप भी और हम सब। प्रयागराज में डुबकी लगाना, फोटो दिखाना जरूरी है क्या? हैं? प्रयागराज में जो डुबकी लगाने की फोटो दिखाना जरूरी है क्या? मुझे ये बता दो, आज का ज़माना जो है ना सोशल मीडिया का है, बीजेपी की सरकार ने उस प्रचार पे खर्च कितना किया? दो बातें बता दें। टोटल कुंभ पे पैसा कितना खर्च हुआ, और डुबकी लगाने का प्रचार हो उस पर कितना खर्च हुआ, और ऐसा पैसा बांटा गया है यूट्यूबर्स को, नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा वो ख़राब हिंदू हैं। अब आप सोचिए, मैं मंदिर गया तो मेरे जाने के बाद गंगा जल से धोया गया मंदिर। क्या ये अच्छी बात है? मुझे एक बीजेपी का आदमी बता दे, एक नेता उनका, कि क्यों मंदिर धोया था उन्होंने। और जब मैं मुख्यमंत्री आवास से दूसरे आवास में गया तो यही मुख्यमंत्री ने क्या गंगा जल से नहीं धोया ना गंगा जल से। इसलिए हमने भी गंगा जल में डुबकी लगा दी। अब गंगा जल किससे धोगे? अब इसलिए मेरे पत्रकार साथी, जो गंगा का स्नान है वो व्यक्तिगत आस्था है। अब आप भी नहीं गए तो हम उसके लिए बुरा क्यों माने? आप गए थे नहीं? सर, आपका कौन नेतृत्व लेगा? सामाजिक न्याय लड़ाई में आप सिकंदरा का साथ देंगे उड़ीसा? अभी हम इनके साथ हैं, जब साथ हैं तो साथ हैं, और कई दल और भी हैं जो सब साथ काम करेंगे। देखिए, इनके बुलाने पर जब आए हैं तो कोई ऐसी बात रही होगी जो इनकी बातों को हम लोगों ने स्वीकार किया होगा।
उड़ीसा को लेकर, और कुछ सुझाव हम लोगों ने भी दिए होंगे। अगर सब बातें आपको बता देंगे तो बीजेपी भी जान जाएगी, तो आपको बताना ठीक नहीं है। श्रीकांत जी समाजवादी का यहाँ उड़ीसा का नेतृत्व देखिए, ये जो सामाजिक न्याय है, जो समाजवादी है, जो सामाजिक न्याय का बात कर रहा है, हम उसको समाजवादी मानते हैं। जो सामाजिक न्याय की बात करे हम उसको समाजवादी मानते हैं। जो सेकुलर होने की बात करें हैं, आपका लाल टोपी उड़ीसा में सिकंदरा पहनने की नहीं देखिए, लाल टोपी, एक मिनट, लाल टोपी का ये जानते ही नहीं है। मैं तो उनको भी सुझाव दूंगा जिनके सर में बाल ना हो वो भी लाल टोपी पहन लें। तो ये हमारे ये फोर्सफुली नहीं है हमारे यहाँ। मैंने आपसे कहा कि जो सामाजिक न्याय की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो आर्थिक गैरबराबरी के बाद बात करेगा हम उसके साथ हैं। उड़ीसा में जिस तरीके का शोषण हो रहा है, आपके सब नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ हैं। जब सूरज की रोशनी, हवा, कोई हमसे भेदभाव नहीं करती, तो आखिरकार सरकार की क्यों पॉलिसीज़ हमारे आपके साथ भेदभाव करती हैं? तो अगर उस दिशा में श्रीकांत जेना साहब अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। मैं उसमें पक्ष में हूँ। नहीं, इसमें अच्छा, मैं उस पक्ष में हूँ कि जो संविधान ने आरक्षण शिक्षा में और नौकरी में दिया है उसको लागू करना चाहिए, चाहे वो उड़ीसा सरकार हो या कोई सरकार हो, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। हम उसके पक्ष में हैं, तो अरे भाई पक्ष में हैं, आप भी हमारी बात को आगे तक पहुंचाओ। हैं? किसके? यहाँ का चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी है और बीजेपी का है, तो उसमें क्या रखना? बीजेडी में बहुत सारे समाजवादी लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? मैं जो ये बात कह रहे हैं, मुझे लगता है उड़ीसा में भी बीजेपी ने कहा होगा डबल इंजन। तो ये बीजेपी वाले डबल इंजन तो बोलते हैं, लेकिन इंजन ये नहीं बताते कौन सा आगे रहेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँ, उड़ीसा के कामकाज में इंजन कौन सा आगे है? उड़ीसा का इंजन आगे कि दिल्ली वाला इंजन आगे है? फैसलों में। और बहुत धन्यवाद आपका।